हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि बेयर एक्ट्स क्या होते हैं। बहुत से लोगों को लेकर इस चीज में कंफ्यूजन होता है और जो भी व्यक्ति लॉ करने जाता है और जब वो अपने कॉलेज में पहुंचता है तब उसको एक वर्ड सुनाई देता है कि बेयर एक्ट्स। तो बेयर एक्ट जो है आपको नहीं पता होता और अमूमन तौर पर बहुत सारे लोग इससे वंचित होते हैं कि बेयर एक्ट का लिटरल मीनिंग क्या है और बेयर एक्ट किस काम में आते हैं। लेकिन जो भी अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट लॉ कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको बेयर एक्ट की सच्चाई पता होती है और बेयर एक्ट का लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो आज जो डिस्कशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट के बारे में होने वाला है और बेयर एक्ट को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं ये भी मैं आपको आज जो है बताने वाला हूं और इसके क्या सिग्निफिकेंस है लॉ के फील्ड में ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मूविंग हेड, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से या फिर जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं आपके सारे के सारे जो है क्वेश्चंस के जवाब देता हूं। बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कराता हूं और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वेरियस सिविल जज की या एपीयूज की और उनको मेंस से लेकर कोई भी या फिर प्रीलिम से लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो वो मुझसे डायरेक्ट अपू शर्मा 252 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। यहां पे मैं आपके सारे के सारे डाउट्स के जवाब देता हूं। मूविंग अहेड, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के होली सेल में स्टडी आईक्यू के जुडिशरी कोर्सेज पर महा डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है और प्री प्लस मेंस का जो बैच है या फिर अदर मोर देन 20 स्टेट्स के कंपाइलेशन आपको स्टेट वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 9999 में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इन्हीं कोर्सेज को डबल वैलिडिटी के साथ खरीदना चाहते हैं, मतलब 2 ईयर वैलिडिटी के साथ इन कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो 2 ईयर की वैलिडिटी वाले कोर्सेज आपको 10,499 में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जब बात करते हैं जुडिशरी के महापैक की, जिसमें कि 16 स्टेट्स का पूरा कंपाइलेशन आपको दिया जाता है, इसमें 16 स्टेट्स के मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज और 16 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो ये कोर्स आपको देखने को मिल रहा है 13,999 में। अगर यही कोर्स आप डबल वैलिडिटी के साथ लेना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 16,499 में मिलेगा। ये ऑफर वैलिड रहेगा सिर्फ और सिर्फ 8 मार्च तक और अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हो और सेम प्राइसेस पे इनको परचेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, मेरा कोड यूज करना होगा एपीयू। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू गूगल पे सर्च करेंगे स्टडी आईक्यू जुडिशरी, वहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही सारी स्लाइड्स नजर आएंगी जिसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज ये वाले देखने को मिलेंगे प्लस जुडिशरी का महापैक भी देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप जुडिशरी के महापैक पर जाएंगे वहां पे आपको अप्लाई प्रोमो कोड का ऑप्शन मिलेगा और अप्लाई प्रोमो कोड में आपको टाइप करना है एपीयू टाइप करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे प्राइस जो है बिल्कुल आपके कम हो जाएंगे और आप जो है नॉमिनल प्राइस पर इन सब चीजों को परचेज कर सकते हो और हमारे साथ कनेक्ट होकर आप प्रीलिम्स, सिविल जज, जूनियर डिवीजन का जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं। ऐसे ही एपीयूज के भी प्रीलिम्स और जो है सारे के सारे मेंस भी आप क्लियर कर सकते हैं। मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं कि बेयर एक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेयर एक्ट का क्या रोल है और बेयर एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। जब भी कोई भी हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी नया कानून बनाती है या फिर कोई भी नया लॉ लेकर आती है, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे सिविल लॉ हो, चाहे वो हमारा रिलीजियस लॉ हो, दैट इज पर्सनल लॉ, तो जब भी वो एक ऑफिशियल लॉ लेकर आते हैं इंडिया के लिए तो उस लॉ का एक जो है ऑर्डिनेंस बनाया जाता है, बिल बनाया जाता है और उसको 3 बार दोनों सदनों में पढ़ा जाता है और उसमें जितनी भी चर्चाएं होती हैं, चर्चा होने के बाद जो क्या होता है उसको प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में वो पारित किए जाते हैं तो सेम प्रोसीजर होता है स्टेट का, जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो इसी तरीके से बिल को जो है पारित करते हैं और उनकी रीडिंग करने के बाद उन पर चर्चा होती है और उसके बाद जो है वो गवर्नर की एसेंट के लिए भेज दिए जाते हैं। तो जब एक कानून लॉ बनने से पहले ऑर्डिनेंस के रूप में होता है तो उसको जब प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और उसकी एक इन्फोर्समेंट डेट दे देते हैं कि इस कानून को इस दिन से लागू किया जाएगा। हो सकता है वो कानून जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव टाइम के लिए काम करे, इसके मतलब जिस दिन से लागू हुआ है उसके आगे के लिए हो सकता है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो। तो इस तरीके से इंडिया में कानून पास किए जाते हैं और जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो एक जो है ऑर्डिनेंस या बिल जो भी किसी चीज को लेकर आया होता है उसको हम जो है लॉ का रूप दे देते हैं, प्रेसिडेंट के साइन होते ही वो एक लॉ बन जाता है। तो जो लेजिस्लेचर
पार्लियामेंट में पास करता है या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल में पास कराते हैं, वो पूरा का पूरा एक्ट एज इट इज कॉपी किया जाता है बेयर एक्ट्स में, जिससे कि वो एडवोकेट्स को आम पब्लिक के लिए मार्केट में अवेलेबल किया जा सके। तो जिन भी चीजों को वो एज इट इज कॉपी करके मार्केट में पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया जाता है वेरियस पब्लिकेशंस के द्वारा, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोला जाता है बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट एक जो है हमारे पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया या फिर स्टेट्स के द्वारा पास किया गया कानून, जो कि एज इट इज किसी किताब में कॉपी कर लिया गया है, जो कि आम जनता के लिए उसको अवेलेबल कराया जाता है, उनको हम बेयर एक्ट्स बोलते हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेजिस्लेचर के द्वारा लिखी गई एक एक बात, एक एक फुल स्टॉप और कॉमा एज इट इज सेम होते हैं जो उनके ओरिजिनल बिल में होते हैं, जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में पास कराया जाता है। क्लियर हुआ यहां पे इतना सब कुछ? अब यहां पे ये समझिए कि अगर कोई भी इलस्ट्रेशन अगर पार्लियामेंट ने दे रखी है अपने ओरिजिनल बिल में, वो भी एज इट इज सेम कॉपी की जाती है। और अगर जो भी स्पेसिंग है, किसी भी सेक्शन का क्लॉज लिखा है, उसका सब क्लॉज लिखा है, उसका जो है फर्दर एडिशन है, उसका प्रोवाइडेड है, उसका फर्दर प्रोवाइडेड है, डिट्टो एज इट इज कॉपी करके जो है आम पब्लिक के लिए ये प्रोवाइड कराया जाता है। इससे जो भी लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं तो वो लेजिस्लेचर के इंटेंशन को समझ सकें और लॉ को एज इट इज समझ सकें, जिस तरीके से पार्लियामेंट ने या फिर लॉ फ्रेमर्स ने उसको फ्रेम किया है। ठीक, तो यही होते हैं हमारे बेयर एक्ट्स, जहां पे पार्लियामेंट द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए एक्टों को हम एज इट इज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, बेयर एक्ट इज एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एनेक्टमेंट और ए स्टैट्यूट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक, thus it is replica of a original legislation available to the public at large. However, most it is used by the people who are related to the legal field. ठीक, लॉ है तो लॉ को सबसे ज्यादा कौन से ये बेयर एक्ट्स को कौन इस्तेमाल करता है? वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो लॉ फील्ड के होते हैं। इसका मतलब चाहे वो प्रोफेसर्स हो, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जजेस हो केस को डिसाइड करने के लिए, एडवोकेट्स हो केस को प्लीड करने के लिए, या फिर लॉ स्टूडेंट हो लेजिस्लेचर की इंटेंशन को समझने के लिए किसी भी जो है क्या, किसी भी जो है एक्ट के इनको जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। मूविंग अहेड, अब कितने तरीके के बेयर एक्ट होते हैं? देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे तो बेयर एक्ट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? लेकिन जब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन तो इसको जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और वैसे ही जब लैंग्वेज के बेसिस पे बात होती है तो इसको जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इट मींस अ कंप्लीशन ऑफ अ एक्चुअल लेजिस्लेशन अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, बेयर एक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, इट कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक, तो यहां पे 3 कैटेगरी में मैंने आपको बताया इसको बांटा जाता है। पहले होते हैं मेजर बेयर एक्ट्स। ठीक, मेजर बेयर एक्ट्स में वो कानून आते हैं जो कि मुख्यतः इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और पूरा का पूरा एक प्रोसीजर लेकर चलते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, या फिर जो है हमारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का हो या मैरिजेस का हो। ठीक, तो वो जो आते हैं वो किस में आते हैं? हमारे मेजर बेयर एक्ट्स में आते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये जो है क्या है, हमारे मेजर बेयर एक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी जो है मेजर बेयर एक्ट्स में ही काउंट किया जाता है। और भी बेयर एक्ट्स हैं जो मेजर इसमें काउंट किए जाते हैं। दूसरा बात करें कि माइनर बेयर एक्ट। ठीक, माइनर बेयर एक्ट्स ऐसे बेयर एक्ट जो कि किसी भी एक छोटे जो है सब्जेक्ट मैटर को कन्फाइन करते हैं, जैसे चाइल्ड से रिलेटेड एक एक्ट बना दिया, या फिर वुमेन से रिलेटेड एक एक्ट बना दिया, या फिर आप देख सकते हो कि किसी स्टेट के जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर एक एक्ट है, तो वो सारी चीजें जो है किस में आती हैं? माइनर लॉज में या फिर माइनर बेयर एक्ट्स में आती हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एसेट्रा, इसके जो है क्या है, माइनर बेयर एक्ट्स के क्या है, एग्जांपल हैं। इसमें आपको जो है जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको पॉक्सो एक्ट भी देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर छोटे छोटे लॉज हैं। तो ये सारे की सारी चीजें किसमें, माइनर बेयर एक्ट्स में काउंट की जाती हैं। तीसरी बात होती है हमारी लोकल बेयर एक्ट्स की। लोकल बेयर एक्ट्स का मतलब ये है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर
लेजिस्लेचर अपने पर्टिकुलर स्टेट्स की रूल्स को फ्रेम कर रहा है। तो वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, वो सारी चीजें हमारे लोकल एक्ट्स में आ जाएंगी। लोकल बेयर एक्ट्स उनको बोलते हैं। जैसे हर एक स्टेट जो है अपना रेंट कंट्रोल एक्ट बनाता है, अपना जो है क्या रेवेन्यू कोड बनाता है। तो इस तरीके से जो भी स्टेट अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में, क्योंकि वो एक्ट क्या होंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में स्टेट द्वारा बनाए जाएंगे और उसी स्टेट पे सिर्फ एप्लीकेबल होंगे, तो उनको बोला जाता है लोकल बेयर एक्ट या फिर लोकल लॉस। ठीक, अगर इसका आप बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ऐसे ही आपको यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक, राजस्थान म्युनिसिपलिटी एक्ट, ऐसे ही हर एक स्टेट का म्युनिसिपलिटी एक्ट है। अगर आप बात करते हो यूपी रेवेन्यू की, तो आपको ऐसे ही सेम बिहार रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर स्टेट जो छोटे छोटे अपने जो है स्टेट के लिए एक्ट बनाते हैं, उनको हम जो है क्या बोलते हैं, लोकल बेयर एक्ट्स या फिर लोकल लॉस बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अब हमने एक तरीके के बेयर एक्ट्स पढ़ लिए लेजिस्लेशन के बारे में, जिसको तीन तरीके से बांटा गया है, पहले मेजर, माइनर और लोकल बेयर एक्ट। अब आते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर। लैंग्वेज के बेसिस पर अगर बात करें तो हमें दो तरीके के बेयर एक्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब दो तरीके से जो है कानून को हम दो लैंग्वेजेस में समझ सकते हैं। पहला एक जो है हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है किसमें, मोनोलिंगुअल लैंग्वेज के बेयर एक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें, इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं। जिसमें आप देखोगे कि कुछ बेयर एक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से पूरा का पूरा लेजिस्लेचर का इंटेंशन या फिर लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया एक्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा होता है। ठीक, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि यूनिवर्सल वगैरह और ये सारे के सारे बेयर एक्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देखने को आपको मिलते हैं। दूसरी तरीके के बेयर एक्ट होते हैं बाइलिंगुअल बेयर एक्ट। ठीक, इनको हम डिग्लॉट भी बोलते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि एक पेज जो है, एक सेक्शन पहले हिंदी में लिखा इंग्लिश में लिखा होगा और उसी का जो है दूसरा सेम उसी के नीचे हिंदी में लिखा होगा। इनको बोला जाता है बाइलिंगुअल बेयर एक्ट। तो आपको इन दो तरीके के लैंग्वेज के बेसिस पे बेयर एक्ट देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरीके के बेयर एक्ट आपको जो है प्रेफर करने चाहिए और किस तरीके के बेयर एक्ट से आपको जो है स्टडी करनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश अच्छे से समझ सकते हो और उसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकते हो तो बेस्ट है कि आप जो है मोनोलिंगुअल बेयर एक्ट्स को यूज करो। लेकिन अगर आप जो है इंग्लिश में कमजोर हैं या फिर हिंदी माध्यम से अपना लॉ कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, बायलैंग्वेज इंग्लिश, बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस के बेयर एक्ट क्या करने चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस के ही बेयर एक्ट्स आप प्रेफर करें, क्योंकि जब भी आप मेंस लिखने जाते हैं तब आपका जो ट्रांसलेशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट्स में तो डायरेक्टली बेयर एक्ट के सेंटेंसेस को ही उठाकर पूछ लिया जाता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में। आपको देखने को मिलेगा कि एमपी, राजस्थान, हरियाणा ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर ट्रांसलेशन के जो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के जो पेपर होते हैं उसमें डायरेक्टली आपको 30-30 मार्क्स के और 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन बेयर एक्ट से ही देखने को मिलते हैं। और बेयर एक्ट के मतलब कानूनी वर्ड्स को समझना और उनको एज इट इज जो है हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज होता है। और आपको देखने को मिलता है कि एक जनरल टर्म जो है अलग मीनिंग निकाल रहा है किसी भी इंग्लिश वर्ड का, वहीं पर उसी को अगर लॉ के पर्सपेक्टिव में आप कनेक्ट करके देखोगे और जो पार्लियामेंट का इंटेंशन से कनेक्ट करने को देखोगे तो आपको उसका डिफरेंट मीनिंग और जो है हिंदी में डिफरेंट जो है चीज देखने को मिलेगी। तो बायलैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब पढ़ते हैं कि बेयर एक्ट को रीड कैसे किया जाता है और किस तरीके से आप जो है लेजिस्लेचर के इंटेंशन को समझते हो। ठीक, तो सबसे ज्यादा बेयर एक्ट को रीड करने में कोई भी जो है क्या है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बेयर एक्ट को रीड करना शुरू कर दो। लेकिन कुछ सेंटेंसेस को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि जो पहला सेंटेंस है किसी भी जो है सेक्शन का, वो जो है किससे कनेक्ट हो रहा है, वो लास्ट लाइन से या लास्ट पैरा से कनेक्ट हो रहा है किसी भी सेक्शन के। तो इस चीज को किस तरीके से आप समझ सकते हो, अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? सबसे पहले फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द लेजिस्लेशन। सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी बेयर एक्ट आप पढ़ना शुरू करते हो, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको लॉ कॉलेजेस में बताया जाता है और नहीं बताया जाता है तो इस तरीके से बेयर एक्ट जो मैं ये 6 पॉइंट बता रहा हूं पढ़ना शुरू कर देना। देखना कल से ही आपको पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर कोई भी बेयर एक्ट आप उठा रहे हो कि इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर का उस चीज को लाने से पहले, और लेजिस्लेचर उस चीज को लाने के
बाद सोसाइटी में किस चीज का सुधार करना चाहता है। इसका मतलब क्या उसका ऑब्जेक्ट है, क्या इसका पर्पस है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, और इसको लाने की नीड हमें क्यों हुई, और इतना लेट हम इसको क्यों लेकर आए। ये सारे क्वेश्चन जैसे ही आप किसी बेयर एक्ट को पढ़ोगे आपके दिमाग में खुद ब खुद आने लगने चाहिए। और पहले बेयर एक्ट को शुरू करने से पहले आप क्या करोगे, इन सारी चीजों को अपने आप सर्च करोगे उसके रिस्पेक्ट में, तब आप जो है उसके पूरे फ्रेमवर्क को जान पाओगे कि क्यों लेजिस्लेचर ने हमको ये दिया और इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस क्यों बनाए। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये जानना है। उसके बाद जो है जो भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो बेयर एक्ट के स्टार्टिंग में लिखा होता है वो पढ़ना, और उसमें ये देखना कि कोई भी एक्ट जो भी लेजिस्लेचर ने फ्रेम किया है उसमें वर्ल्ड कंसोलिडेटेड है या नहीं। इसका मतलब वो एक एग्जॉस्टिव एक्ट है या फिर एक सप्लीमेंटल एक्ट है। एग्जॉस्टिव एक्ट का मतलब मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं, एक ऐसा एक्ट जो कि पूरा प्रोसीजर अपने ही अंदर कन्फाइंड करके रखता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दूसरा हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि ये एक चीज का पूरा प्रोसीजर बताते हैं। अगर इंडिया में किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रायल चलना है तो वो सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा ट्रायल का प्रोसीजर, सम्मन्स कैसे जाएंगे, वारंट कैसे जाएंगे, कैसे अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट में क्या क्या रियायतें दी जाएंगी, सब कुछ उसी में बता रखा है। कैसे पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट की अपील कैसे होगी, पूरा का पूरा उसी में। ऐसे ही जब आप सिविल प्रोसीजर की बात करते हो तो सिविल में पूरा का पूरा प्रोसीजर कहां, आपको सीपीसी 1908 में बता रखा है। ठीक, तो पहले यही देखना है कि वो एग्जॉस्टिव है। अगर पूरा प्रोसीजर उसमें बता रखा है इसका मतलब आप उस एक्ट को पढ़ने के बाद एक पूरे जो है क्या क्रिमिनल के या फिर सिविल के जो है पूरे डिटेल को समझ सकते हो। लेकिन वहीं पर बात करते हैं दूसरे और जो भी हमारे नॉन एग्जॉस्टिव लॉ होते हैं, जो कंसोलिडेटेड लॉ नहीं होते। इसका मतलब वो सप्लीमेंटल लॉ है और वो जो है किसके साथ, किसी ना किसी एक्ट के साथ जो है क्या किए जाएंगे, हमेशा सपोर्टिव की तरह पढ़े जाएंगे। और अगर कोई भी वर्ड्स उनमें डिफाइन नहीं किए गए हैं तो उनका मीनिंग किसी दूसरे जो है किसी दूसरे एक्ट से लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है सबसे पहले, अगर बेयर एक्ट के जो भी ऑब्जेक्ट होगा, पर्पस होगा, उसमें वर्ल्ड कंसोलिडेटेड का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब वो एग्जॉस्टिव है। सारा पूरा प्रोसीजर किसी भी रिस्पेक्ट में उसी में दे रखा है। अगर कंसोलिडेटेड वर्ड नहीं है तो आप ये समझिएगा कि वो जो है नॉन एग्जॉस्टिव लॉ है और वो सप्लीमेंटल लॉ है जो कि किसी भी एक्ट के साथ में पढ़ा जाएगा। जैसे आप जब भी आप बात करते हो टीपीए की, तो टीपीए के जो भी आधे वर्ड्स हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलाकर पढ़े जाते हैं। तो टीपीए ऑलवेज रेड विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे टीपीए जो हुआ वो हमारा एग्जॉस्टिव लॉ नहीं हुआ। कंसोलिडेटेड वर्ड उसके जो है प्रीएम्बल में यूज नहीं किया गया है। तो हर एक जो है बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके प्रीएम्बल को सबसे पहले रीड करना होगा, और प्रीएम्बल को रीड करते ही हमें समझ में आ जाएगा कि उसका पूरा ऑब्जेक्ट क्या है और पर्पस क्या है। ठीक, जब भी प्रीएम्बल रीड करोगे तो उसकी ट्रिक बता दी है, एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव। ठीक, नॉन एग्जॉस्टिव की जब बात आएगी तो एक वर्ड ढूंढना है कि प्रीएम्बल में वर्ड कंसोलिडेटेड है या नहीं। अगर कंसोलिडेटेड वर्ड नहीं है तो आप इससे डिटरमाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स में कई बार जो है एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव के ऊपर जो है वेरियस बेयर एक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा, रीड द इंटरप्रिटेशन एंड द डेफिनेशन क्लॉज, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जो है क्या उसको उस एक्ट का सेक्शन नंबर 1 पढ़िए। ठीक, और उसके बाद जो है सेक्शन नंबर 2 या फिर सेक्शन नंबर 3 जिसमें उस एक्ट की जो है डेफिनेशन दे रखी होती है वो पढ़िए। ठीक, सबसे पहले हमें ये इंटरप्रेट करना होगा कि वो एक्ट एप्लीकेबल कहां पे होता है, और ये जो है सबसे पहले ही सेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, कि क्या इसका टाइटल है, क्या इसका एक्सटेंड है और क्या इसका कमिटमेंट है, कब से ये इन्फोर्स में आया। ये चीज जो है हमें हर एक बेयर एक्ट के जो है किसमें दी गई है, पहले ही सेक्शन में प्रोवाइड की गई है, एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट किसमें दिया गया है, आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताएंगे। ठीक, कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है ये आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताइए। दूसरा, जो भी इंटरप्रिटेशन या फिर जो भी डेफिनेशन क्लॉज होता है किसी का, उसको बहुत जो है ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक बेयर एक्ट को पढ़ने का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उसकी नींव रखने वाली बात होती है, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन होता है, कि जो भी इंपॉर्टेंट की टर्म्स यूज किए गए हैं उस बेयर एक्ट में आगे, उनको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे और उनका एलेबोरेटिव मीनिंग क्या होगा। ठीक, तो डेफिनेशन क्लॉज तो पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात होती है
अंडरस्टैंडिंग द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको कुछ सेक्शंस तो ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे आप एक बार जनरल रीड करोगे, चाहे आप हिंदी में रीड कर रहे हो चाहे आप इंग्लिश में रीड कर रहे हो, वो आपको एक बार रीड करते में ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो जो है उसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन वाली बात नहीं है। उसमें लेजिस्लेचर ने अपनी बात सिंपल वर्ड्स में एक ही जो है फॉर्मेट में आपसे कह दी है और आपको वो चीज जो बताना चाहते हो वो आपको इजीली समझ में आ रही है। चौथा, ब्रेक सेंटेंस इनटू द वेरियस पार्ट। ये जो है बहुत ही ज्यादा कीवर्ड है किसी भी बेयर एक्ट को क्या इंपॉर्टेंट, बेयर एक्ट को क्या करने का, बेयर एक्ट को रीड करने का। सबसे पहले अगर आप बेयर एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कॉमा लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस के बाद तो वो सेंटेंस जो है क्या आगे आने वाले, मान लीजिए 3 पार्ट हैं सेंटेंस के, तो तीनों पार्ट को आप पहले के 3 वर्ड से पढ़ोगे। ये क्लॉज में अगर आप जैसे कोई भी सेक्शन उठा लीजिए किसी भी एक्ट का, तो वहां पे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ। ठीक, किस किस पर, पहला स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, दूसरा नागालैंड, तीसरा फलाना, चौथा, ठीक इस तरीके से। या फिर कोई भी जो है चैप्टर शुरू हो रहा है किसी भी एक्ट का, तो उसका जो पहला सेक्शन है या फिर जो कोई भी उस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंड नॉट एप्लीकेबल टू, फिर कॉमा लगा के जो भी सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं चाहे वो एक ही लाइन में दे रखे हैं तो उनको आपको कैसे पढ़ना है, नॉट एप्लीकेबल टू शुरू से लाकर पढ़ना है। अगर मुस्लिम लॉ लगा रखा है वहां पे तो मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ लगा रखा है तो हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ लगा रखा है तो क्रिश्चियन लॉ, मैरिज लॉ लगा रखा है तो मैरिज लॉ। तो जो भी इंटरप्रिटेशन स्किल होती है कि आप जो है एक ही जो है पूरे एक सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सेक्शन में देखने को मिलेगा कि बहुत सारी बातें लेजिस्लेचर ने एक पूरे बड़े से पैराग्राफ में कह दी है। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, सेंटेंस को ब्रेक करना होगा और उन सेंटेंस को एक बार पढ़ो, ठीक, दूसरी बार पढ़ो और तीसरी बार जो है उसके आगे वाली लाइन को अगर उससे कनेक्ट हो रही है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक, फिर आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ उस चीज से जहां पे कोई चीज एक सेंटेंस बाद या 2 सेंटेंस बाद फिर से रिकनेक्ट हो रही होगी, ठीक, तो उसको वहां से कनेक्ट करके उससे जोड़ के पढ़ो। तो आपको ये स्किल्स जो है आनी चाहिए, तभी आप जो है किसी भी सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हो और जो है इसको अच्छे से समझ सकते हो। मूविंग अहेड, अब बात होती है अंडरस्टैंडिंग द पंचुएशंस। ठीक, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी वहां पे पंचुएशंस यूज किए गए हैं, ठीक, जो भी कॉमा, ये सारी चीज़ें, फुल स्टॉप, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, कहाँ पे उन्होंने हाइफन लगा रखा है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा रखे हैं, तो इन सारे पंचुएशंस की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और कहाँ से आपको कि अगर किसी भी क्लॉज का प्रोवाइडेड दैट दे रखा है, इसका मतलब कि वो क्लॉज एज अ जनरल रूल ऐसे काम करेगा, लेकिन कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तब जो है स्पेशल पावर किसी व्यक्ति को दी जा रही है या फिर उस क्लॉज पर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि ऐसे ये काम जो है इस कंडीशन में नहीं किया जाएगा। लेकिन फर्दर प्रोवाइडेड में किसी व्यक्ति को स्पेशल पावर देकर उसी काम को करने के लिए बोल रहे हैं जो कि प्रोवाइडेड दैट में मना किया गया है। इसका मतलब जो ऊपर वाला क्लॉज है जो कि हमारा मेन है, उसी का दोबारा से वो क्या कर रहे हैं, दोबारा से जो है क्या जनरल रूल क्रिएट कर रहे हैं दोबारा फर्दर प्रोवाइडेड में। तो ये सारी पंचुएशन और ये सारी टेक्निक आपको आनी चाहिए और ये जब ही आएंगी जब आप जो है किसी भी बेयर एक्ट को बार बार जो है पढ़ोगे। बेयर एक्ट को बार बार पूरा नहीं पढ़ना है, एक सेक्शन उठाओ, जो चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक, उसको मैंने कई बार आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बता रखा है, जब कोई भी सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है उसी को 3-4 बार पढ़ना है, ब्रेक करके आधा आधा करके पढ़ना है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रहा होगा और प्रोवाइडेड दैट है और उसका फर्दर प्रोवाइडेड दैट बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक जनरल रूल का एक्सेप्शन है और उसके नीचे दूसरा जनरल रूल दिया है जो कि पहले जनरल रूल को, जो मेन क्लॉज को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। रीड अदर टेक्स्ट रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन, और उसके बाद अगर कोई भी चीज आपको उसमें नहीं समझ आ रही है तो उससे रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट जो है आप पढ़ सकते हो, या फिर लेजिस्लेचर ने उसका कोई भी फर्दर सॉल्यूशन दे रखा है तो वो भी आप जो है प्रेफर कर सकते हो। तो इस तरीके से पढ़े जाते हैं हमारे बेयर एक्ट और ये होते हैं हमारे बेयर एक्ट। आई होप ये सेशन में आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि बेयर एक्ट क्या होते हैं और बेयर एक्ट को बनाने का क्या मूल सिद्धांत होता है। ठीक, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए पहले ही बना चुका हूं कि बेयर एक्ट जो है किस तरीके से रीड किए जाते हैं और किस तरीके से जो है आप इनको बाइफर्केट करके पढ़ सकते हैं। इसी वजह से जो है मैंने आपके इसके की पॉइंटर सिर्फ आज और ये आपको डिस्कस किए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं तो स्टडी IQ जुडिशरी के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो मेरा आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक।
चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी का कोर्स परचेस कैसे करना है और कैसे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद टाइप करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे आपको टाइप करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। स्टडी आईक्यू जुडिशरी जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको जो स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.studiiq.com जुडिशरी, ठीक, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का बैच, इसमें आपको जुडिशरी का महापैक, ये सारे के सारे कोर्सेज, स्टेट वाइज कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली जुडिशरी, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात के सारे प्री प्लस मेंस के बैच हमने जो है आपके लिए कंपाइल किए हुए हैं। इसके बाद इसमें से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप जो है इस पर टच करोगे, इस पे आपको प्राइस दिखाएगा 24,999। उसके बाद आपको क्या करना है, बाय नाउ पर जाना है और बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाने लगेगा। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अवेलेबल ऑफर्स का, और अवेलेबल ऑफर्स में आपको प्रोमो कोड यूज करना है APU। क्या है प्रोमो कोड लगाना है? APU। जैसे ही आप APU का प्रोमो कोड लगाकर यहां पर क्या करोगे, यहां पर अप्लाई करोगे, उसी का डायरेक्ट जो है आपका जो 1 ईयर वैलिडिटी कोर्स है ये आपको 9999 में देखने को मिलेगा, और इसका जो डबल वैलिडिटी का कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,499 में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप जो है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का महापैक खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टडी आईक्यू के जुडिशरी के महापैक जो कि आपको उस कोर्स के पहले ही पेज पर दिखाएगा, इधर आना है और इसमें आप देख सकते हो कोर्स कंटेंट, क्या क्या इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। महापैक मैंने आपको बताया था 16 स्टेटों का सॉल्यूशन है, तो इसमें 16 स्टेट्स के सारे मेजर, माइनर, लोकल सारे के सारे एक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे कोर्सेज और ये सारे कंटेंट आपको पूरा 16 स्टेट्स का इसमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपकी ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, जजमेंट राइटिंग सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो बाय नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, और बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है APU। क्या लगाना है? APU का कोड लगाना है, और APU का कोड लगाते ही आपको देखने को मिलेगा कि इस पे आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है होली का, जिसमें आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो पैक है ये सिर्फ और सिर्फ 34,999 से घटकर 13,999 का हो जाएगा। वहीं पर जब आप जो है इसका डबल वैलिडिटी का कोर्स खरीदना चाहेंगे तो ये 16,499 में आपको मिलेगा। प्रोमो कोड अप्लाई करना मत भूलेगा, तभी जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। APU डालने के बाद अप्लाई करके देखिएगा कितना डिस्काउंट आपको इसमें मिलता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और आज के सेशन में हमने डिटेल डिस्कशन किया है, और आप इस तरीके से स्टडी आईक्यू के इस स्पेशल ऑफर को अवेल कर सकते हैं और होली सेल में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं पेड क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।